ध्यान से टॉप 60 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। ये आपके क्वेश्चन जो है ये 19 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था 6 to 8 के लिए, उससे ये आपके क्वेश्चन है और ये आपके आने वाले सीटेट जो दिसंबर में होने जा रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सेश में। ये पहला पार्ट है, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? कौन मानता था कि हमारे कृत्य के परिणाम ही हमारे कर्म है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध मानते थे कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो नेपाल में है, नेपाल में हुआ था और ये सांख्य वंश से संबंधित थे। सांख्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां? बोधगया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ के जो है दिया था। कहां दिया था? सारनाथ, पहला उपदेश। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। बौद्ध धर्म का सार आत्मज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति में है, जिसे इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। रवि कीर्ति और जुआन जैंग लेखकों ने हर्षवर्धन के विषय में कुछ लेख लिखे थे। राजा हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वे पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। अब बता दें, हर्षवर्धन को 7वीं शताब्दी ईस्वी के सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता है। उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। अब बता दें, उसकी राजधानी कन्नौज थी। यह एक हिंदू थे जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को ग्रहण किया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है अपने लेख में राजा हर्षवर्धन की कार्यों की प्रशंसा उसने की है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, अरिकामेडु का रोमन नाम था। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, ओडुका। ओडुका अरिकामेडु का रोमन नाम था। अरिकामेडु एक समुद्री पत्तन था। यहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो है एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखी जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर जो है एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ओडिका। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए तथा बी कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में पुराणों का पाठ शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए कथन ए गलत है। कथन बी में शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यह सत्य है। इस कारण कथन बी सही है। आपको बता दें, प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं।
इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि की रचना तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। बी ऑप्शन आपको राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसाओं ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाद में गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने साम्राज्य को सार्वभौम बताया। दोस्तों 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी को सिख धर्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हम सभी जो है जानते हैं, जिसमें बालों को ढकने के लिए पगड़ी की शुरुआत भी शामिल है। इन्होंने खालसा योद्धाओं के लिए तंबाकू, शराब, मांस आदि से परहेज करने की नियम जो है निर्धारित किए थे। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, गुरु गोविंद सिंह जी। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन ए, 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। कथन बी, कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, जबकि बंगाल की दीवानी 1765 में मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। तो कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए। वहीं 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथनों में से कथन ए और बी दोनों सही है तथा बी ए की जो है बी ए से पहले आता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के क्या कारण थे? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के निम्न कारण थे, जैसे राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके और भारी भरकम लगान लगाना, साथ ही साथ ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वालों को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है, और कंपनी के काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण भी जो है परेशान थे। वहीं 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस प्रकार कथन ए बी सी जो है तीनों सही है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किन स्थानों पर 1857 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी? सी ऑप्शन आपको राइट होगा। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। वहीं 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। 1854 के फूड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अगला क्वेश्चन, कथन ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। कथन ए, 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। बी, फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकाओं को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामी को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस प्रकार भारत में निचली जाति की स्थितियों और अमेरिका में काले दासों के बीच एक कड़ी स्थापित करते हुए, जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को असमानता के रूप में जो है असमानता के रूप में उसको
उसके खिलाफ तर्क देने के लिए आगे बढ़ाया। इन्होंने निम्न जातियों को महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की दुर्दशा और निचली जातियों के अपमान की निंदा की। इस प्रकार कथन ए और बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का जोड़ा सही से सुमेल किया गया है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा और समाज सुधार से संबंधित है। शिक्षाविद सर सैयद अहमद खान सबसे पहले मुसलमानों के लिए उनकी शैक्षिक स्थिति को बदलने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने में सफल रहे। सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि मुसलमान केवल तभी प्रगति कर सकते हैं जब वे आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके लिए उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की ताकि मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार करने और मुसलमानों में वैज्ञानिक सद्भाव पैदा करने के लिए पश्चिमी तौर तरीकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सके। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आपको बताते चले, अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम पुनरुत्थान में मदद की, इससे उन्हें आम भाषा दी जो उर्दू कहलाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए, युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ, वहीं बी, भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ और भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर मांग करने लगे। इस प्रकार विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में उत्पादन क्षमताओं पर युद्ध के कारण जो है बुरा प्रभाव पड़ा। युद्ध का एक और जो है परिणाम मुद्रास्फीति के रूप में सामने आया, जो वर्ष 1914 के बाद औद्योगिक कीमतें दोगुनी उसमें हो गई और बढ़ती कीमतों में तेजी ने भारतीय उद्योगों को लाभ पहुंचाया। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लिस्ट 1, लिस्ट 2, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1883, इल्बर्ट विल 1878, संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1882। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, इल्बर्ट बिल ये आपका 1883, वहीं संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये आपका हो जाएगा 1885। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता हमारे संविधान की है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, सभी नागरिकों को समान अधिकार, भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेषाधिकार। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों को समान अधिकार और सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए विशेषाधिकार, ये सभी विशिष्टताएं हमारे संविधान में जो है समाहित है। इस प्रकार ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो भारतीय संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं हैं जिनमें अगर कहा जाए, यह लिखित और विशाल संविधान है और संसदीय शासन प्रणाली इसमें, धर्मनिरपेक्ष राज्य, साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीपीय में मुसलमानों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, कुनबियों।
मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीपीय भारत में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप में कुनबी समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उनके साम्राज्य विस्तार में उत्पन्न हुआ। अब बता दें, शिवाजी सन 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुनबी जो हैं समुदाय के लोग मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सने सने और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया गया। ठीक है, ये ऑप्शन आप करेक्ट को कुनबी हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया हुआ है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, तो बृहस्पति, बाह्य ग्रह, पृथ्वी, नीला ग्रह, शुक्र, चट्टानों से बना हुआ, मंगल, लाल ग्रह, अरुण, लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रंतोज पर्वतों का उदाहरण है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वासजेस। वासजेस पर्वत ब्रंतोज पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत को वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तरी अमेरिका का रॉकी तथा दक्षिण अमेरिका का एंडीज मूर्धार पर्वत के उदाहरण है। अब बता दें, वलित पर्वतों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, पर्वत धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो समुद्र तल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला होता है और इसका शिखर संकुचित होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वासजेस। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिनों एवं रातों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा अथवा से सही है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। पृथ्वी पर दिनों एवं रातों के बारे में दिए गए कथनों में सही कथन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं और उत्तरी गोलार्ध पर 21 को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस प्रकार जो है कथन बी और जो है सी सही है। पृथ्वी का एक घूर्णन 24 घंटे में पूर्ण होता है जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति कहते हैं। यह दैनिक गति दिन व रात के घटित होने के लिए जिम्मेदार होती है। पृथ्वी को प्रकाश व उष्मा की प्राप्ति सूर्य से ही होती है, अतः घूर्णन करती हुई पृथ्वी के प्रत्येक भाग में एक निश्चित अवधि के लिए सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह दक्षिण पश्चिम में जा रहा है क्योंकि रांची की अपेक्षा हैदराबाद दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। वास्तुशास्त्र का विज्ञान जिन चीजों पर आधारित है उनमें से एक भौगोलिक दिशाएं और किसी विशेष स्थान की भौगोलिक दिशा निर्धारित करने के लिए कंपास या दिक्सूचक का प्रयोग जो है किया जाता है। एक दिक्सूचक के केंद्र में चुंबकीय सुई होती है और यही सुई हमें दक्षिण ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दिशा बताती है। यह एक सेल्फ पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमें दिशाओं के बारे में बताती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर क्रोड की सबसे आंतरिक परत बनी हुई होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, निकल व लोहे से। पृथ्वी के कोर क्रोड की सबसे आंतरिक परत जो होती है वो निकल व लोहे से बनी होती है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम से जैसे खनिजों से वो जो है बनी होती है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। तो पर्पटी के ठीक नीचे
मेंटल होता है जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ होता है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ होता है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को कोर कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर की है। तो तुम पृथ्वी की केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। ठीक है, आपको बताते चलें एक चीज और कि पृथ्वी की आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्वतीय है। ठीक है, 84% जो है मेंटल है एवं 15% जो है हिस्सा क्रोड। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी, निम्न में से किन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म पाए जाते हैं? बी ऑप्शन आपका होगा अवसादी सेल। सेल लटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म नहीं हो सकते। ठीक है, इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ठीक है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आग्नेय सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, अवसादी सेल एवं कायांतरित सेल, कायांतरित सेल। ठीक है, आग्नेय सेल को जो है इग्नियस भी कहते हैं, इग्नियस। वहीं अवसादी सेल को सेडिमेंट्री भी कहते हैं, सेडिमेंट्री। वहीं कायांतरित सेल को जो है मेटामॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अवसादी सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। द्रवित लावा से बनने वाली सेल आग्नेय सेल कहलाती है। एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ से किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टान। दोस्तों, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बनी सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी सेल वहीं बहिर्वेदी सेल। एक सेल जो दूसरी सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। वहीं इस प्रकार सेल से संबंधित कथनों में से ए जो है बी और सी सही है, क्योंकि कथन ए अंतर्वेदी और बी बहिर्वेदी सेल आग्नेय सेल के उदाहरण है, इसलिए कथन ए सही नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। पवन का नाम उसके बहने यानी आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जाने की दिशा के आधार पर नहीं। निर्धारित होना इस कारण का ए जो है कथन ए गलत है। दोस्तों, पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम यानी पछुआ पवन कहते हैं और मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। इस प्रकार विकल्प बी के अंतर्गत कथन बी और सी सही है। दोस्तों, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें एवं जो है स्थानीय पवनें। ठीक है, बी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वायु दाब से संबंधित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु का दाब भी नहीं है। वायुमंडल में वायु दाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। वायु दाब से संबंधित सही कथन चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। वायुमंडल में वायु दाब में
अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। इस प्रकार विकल्प डी के अंतर्गत दिए गए सभी कथन ए, बी और सी तीनों सही है। चंद्रमा के पृष्ठ पर विभिन्न अमापों के तर्क जो है गर्त हैं। इस प्रकार बहुत से इसमें खाड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ पर्वतों तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान भी हैं। तो चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है। ठीक है, आपको एक चीज और बताते चलें, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सबसे पहले चांद पर इन्होंने कदम रखा। अब ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, सुसु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। सुसु की उपस्थिति से नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है। वहीं नदी के पानी में उपस्थित रसायनों के अनुकूल होने के लिए सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही है। वहीं सी गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ए तथा सी सही है। सुसु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन है जिसकी इसकी उपस्थिति से नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है और गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है। इस प्रकार विकल्प सी आपका राइट होगा। तो गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका है। ठीक है, क्या है? प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। यह केवल मीठे पानी में रह सकती है और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती है, यानी अंधी होती है। ये पराश्रव ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती है जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती हैं तथा उन्हें अपने दिमाग में एक छवि बनाने में सक्षम बनाती हैं। इनको सुसु भी कहते हैं। ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। कब? 2009 में। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन पठार के संदर्भ में सही है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी सी डी जो है तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन पठार के संदर्भ में सही कथन दोनों भिन्न महाद्वीपों पर अवस्थित हैं। दोनों एक ही तरह की आर्थिक गतिविधियों से क्रमबद्ध हैं और दोनों को समान प्रकार की अवस्थिति की लाभ मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जल विद्युत परियोजना से जोड़कर देखा जा सकता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट हुआ। स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में अधिक खर्च, ये सभी लक्षण जल विद्युत परियोजनाओं से जोड़कर देखा जा सकता है। आजकल के बांध सिर्फ ऊंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते हैं, अपितु इनका प्रयोग जो है विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी जो है कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो है सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागर परियोजना का जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई जो है एक दोनों कामों को जो है में आती है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसको कहा था? बांधों को। ये ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़ें।
इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों प्रायः पौधों के बीच खुली भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकती रहती है। इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहा गया है। मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो वेदिका फॉर्म चौड़े समतल अथवा तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय तनाव और मृदा अपरदन कम हो जाता है। तो इस प्रकार दिए गए कथन में विकल्प जो है बी आपका राइट होगा। तो समोच्च रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों का प्रयोग भारत में अनेकता में एकता जैसे पहलू का विवरण करने के लिए किया था, जिसमें विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन शामिल है। दोस्तों अनेकता में एकता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यह वाक्यांश इस बात का भी सूचक है कि भारत किस प्रकार से विविधतापूर्ण संस्कृति, सामाजिक और जातीय तत्वों को अपनाते हुए निरंतर जो है प्रगति के रास्ते पे चल रहा है। यहाँ अपनी पहचान को अक्षुण्ण रखकर विविधता को अंगीकार करने की आजादी है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है पीड़ित अथवा शोषित, दबाया हुआ एवं जिनका हक छीना गया हो। इस अर्थ में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों में दलित वर्ग मौजूद है। तो वर्तमान समय में जिनको दलित समझा जाता है उनमें से अनेक वर्गों को पहले अछूत या अपृश्य जो है अस्पृश्य जो है माना जाता था। उनका अनेक प्रकार से शोषण हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर सभी अनुच्छेद इन्हीं मानवीय अधिकारों की रक्षा करते हैं। दोस्तों भारत में दलितों की कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज की प्रेरणा थे। बाबा साहब ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी के लिए कदम उठाए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है आज का? घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था? 2014, 1995, 2005, 2010। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो के लिए थैंक यू। जय हिंद।